डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर आगे की कहानी करें। उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे वेक्टर्स के बिहेवियर के बारे में, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज और उनके बिहेवियर के बारे में बातें कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटीज का बिहेवियर कैसा होता है। तो हमने कहा था कि वेक्टर्स क्वांटिटी को अगर ऐड करते हैं तो उनके डायरेक्शंस भी बहुत मायने रखते हैं। बिना प्रॉपर डायरेक्शन यूज किए आप वेक्टर्स का एडिशन नहीं कर सकते, है ना। वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो उसका डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वही लाइव लेक्चर में कि मान लो कि एक पर्सन पहले 3 मीटर इधर चलता है ना, और फिर सेम उसी डायरेक्शन में और कितना चल लेता है 4 मीटर, है ना। और मैं आपसे पूछूं, अब ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ये 3 मीटर का वेक्टर है और ये 4 मीटर का वेक्टर है। अभी पहले बॉडी 3 मीटर इधर चलती है, फिर बॉडी 4 मीटर उसी डायरेक्शन में चलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल? तो सीधे इनिशियल से फाइनल को क्या कर दोगे? ज्वाइन, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर मिलेगा। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट टू पॉइंट कितना आ गया? 7 मीटर, है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो 3 + 4 कितना आ गया? 7। एक तो ये। अब इसी में मैंने क्या कहा था आपको, एक काम करते हैं इस बात बॉडी, चलो मान लीजिए बॉडी 3 मीटर इधर चलती गई, है ना, इधर बॉडी चलती गई 3 मीटर, ठीक है। लेकिन 4 मीटर आगे चलने की बजाय 4 मीटर यहां से ऐसे इधर चलेगी बॉडी चलती, इधर 3 मीटर चली, इधर 4 मीटर चली। अभी अगर आपको कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा कि ये इनिशियल है और ये इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अभी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या हाइपोटेनस है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है? हाइपोटेनस। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √, पाइथागोरस थ्योरम, √3 का स्क्वायर कितना? 9 + 4 का स्क्वायर कितना? 16। 9 + 16 क्या होगा? 25। और 25 का रूट क्या आ जाएगा? 5, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। तो वही 3 है, वही 4 है। यहाँ पे ऐड करने का वैल्यू क्या आती है? 7। और यहाँ ऐड करने का वैल्यू क्या आती है? 5। तो हम यहाँ ये 7 और ये 5 क्यों आए? डायरेक्शन में यहाँ पर जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया उनका यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया यहाँ भी उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों जगह इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 4। तो दोनों ही कंडीशंस में जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट दोनों कंडीशंस में अलग है। एक जगह 7 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वाला और 4 वाला जो वेक्टर है यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, इसलिए दोनों जगह अलग-अलग आंसर आ रहा है। अब ये मान लो कि चलो ठीक है, परपेंडिकुलर का तो हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, है ना। लेकिन इसी में मान लो कि कुछ ऐसा आ जाए, है ना, कुछ इस तरह हम ले लेंगे, ये 3 मीटर इधर चलता है ना, यहाँ 3 मीटर चलता है और 4 मीटर इधर चल जाता है, ठीक है। यहाँ से कितने एंगल पर? 120 डिग्री का एंगल पर, है ना। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। लेकिन अब ये जो लाइन, ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में 3 मीटर है, 4 मीटर, और ये एंगल पता है कितना? 120। ये लेंथ कैसे निकालेंगे? कुछ ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी ना। इस लेंथ को निकालने के लिए कुछ
ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, बिना ज्योमेट्री के ये नहीं है। और वेक्टर्स भी पूरा ज्योमेट्री है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स, है ना। जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री यूज किया ना, कैसे क्या ज्योमेट्री यूज, राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज की, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, है ना। तो वेक्टर्स का एडिशन होता ही ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स को यूज करके, ज्योमेट्री ही यूज करते वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, भाई ये तो वैसे है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे उसी को हम बोलेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स यूज होती है। एक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। These all are the law of vector addition, and in every law we use different types of geometrical techniques. Clear? तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर्स का एडिशन, है ना। दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो टेक्निक है वो ट्रायंगुलर है। दो वेक्टर्स को अगर ऐड करें, सिर्फ दो वेक्टर्स, नॉट मोर देन टू, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सीखी है सबने? इधर सबने देखा था ऑनलाइन लेक्चर? देखा था? नहीं देखा था? बहुत बढ़िया। देखो जिन लोगों ने देखा तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो सीखो। एक और बात मैंने बताया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ना, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो किसी भी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर इसका लेंथ वेक्टर का, इसका लेंथ क्या बताता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका लेंथ क्या बताता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या बताएगा? वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। इस एरो में दो पॉइंट्स होते हैं ना, इधर वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं टेल। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं ना, वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ उसको टेल, है ना, और एरो जहां पर है उसको क्या बोलेंगे? हेड। ठीक है। एक और चीज बोलते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और जहां पर ये रुक गया इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। यहां रुक गया, यहां से ओरिजिन हुआ, इसलिए उसको ओरिजिन और इसको टर्मिनल। या फिर इसको क्या बोलेंगे? टेल, और इसको क्या बोलेंगे? हेड, है ना। ठीक है। तो वेक्टर में इसको हम लोग बोलेंगे टेल, और यहां पे एरो इसको क्या बोलेंगे? हेड, है ना। यहां से स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन, और इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल, क्योंकि यहां पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनल। ठीक है। एंगल कैसे देखते हैं वेक्टर के बीच में? तो देखो, दो लाइन के बीच में एंगल देखना अलग चीज है, बट दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना अलग है ना। वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे लिखते हैं आपको सीखना पड़ेगा, है ना। लाइन के बीच में आप एंगल निकालना आराम से जानते हैं ना। जैसे मान लो ये एक लाइन दे दिया, ये एक लाइन दिया, ठीक है, और हमने कह दिया कि बताओ ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर आपको पूछा जाए दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 60 या 120, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 60 या 120? हाँ, 120 नहीं है। क्यों? हाँ, बेस एंगल की बेस देना पड़ता है क्या? बोलो बोलो।
डिपेंड्स ऑन द सेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस, है ना। आप किस सेंस ऑफ रोटेशन से एंगल निकालते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मान लो इस लाइन को मैं कह देता हूं ए और दूसरे लाइन का मैंने नाम कह दिया बी। तो अगर मैं बी से ए की तरफ, इधर बी से ए की तरफ ऐसे, तो बी से ए की तरफ ऐसे, ठीक है। तो अगर इस तरह से मैं आऊंगा कि कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज, ऐसे होगा क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए इन क्लॉकवाइज सेंस इज 60 डिग्री, है ना, एंड एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम बी। वैसे ही हम लोग इसके लिए क्या बोल सकते हैं भाई, बी से अगर ए का इधर, ये कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहेंगे कि एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड फ्रॉम बी। बी से मेजर कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, एंगल कितना है 120 डिग्री, आई मेरी बात में। तो 120 60 दोनों ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके लिखा जा सकता है ना। तो लाइन के बीच में एंगल मेजर करना एक अलग बात है, लेकिन वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करना अलग डिफरेंट है ना, इसका मेथड डिफरेंट है। आप वहां पे नहीं कह सकते वेक्टर्स में 60 डिग्री भी है और 120 डिग्री भी है, वहां ऐसे नहीं कह सकते, वहां अलग तरीके से लोग एंगल्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो। अब जैसे मान लो ये एक वेक्टर लिया हमने ना, ये एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए, और ये दूसरा है वेक्टर बी, है ना। ये एंगल है मान लीजिए इनके बीच का 60 डिग्री है, ए और बी के बीच में। तो यहां पर ये बात नहीं होती कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सीधे कैसे देखेंगे देखना है। अब ये देखो ए का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना ए का डायरेक्शन, तो ए की डायरेक्शन को देखो इस डायरेक्शन में, ठीक, ये बी का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही इनका एंगल। क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्मॉलेस्ट, सब लोग कहेंगे सर इनके बीच एंगल 60 डिग्री तो ही है, और कौन सा है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट है। अगर 60 डिग्री स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ये भी तो है और बी के बीच का नहीं है, ये एंगल नहीं है ना। ये एंगल कितना होगा 380 डिग्री, यस और नो। यही अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ ए और बी लाइन के बीच का एंगल कितना है, तो आप कहते हैं कि अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर ए से एंगल को मेजर कर रहे हैं ए से, मैं लाइन की बात कर रहा हूं कि अगर ए और बी लाइन, ए और बी क्या होते हैं लाइन, वेक्टर्स नहीं, तो आप कहते हैं कि अगर ए से मेजर करो एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल है 60 डिग्री, और एंगल ए से मेजर करो तो क्लॉकवाइज में कितना है 300 डिग्री, कहते हैं ना। ए और बी के बीच में एंगल आप 60 भी बोल सकते थे और 300 भी बोल सकते थे, कब, जब ए और बी क्या होते हैं लाइंस, लेकिन यहां पर ए और बी लाइंस नहीं, आई मेरी बात, क्या है ये, तो यहां पर कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी बात नहीं, जो छोटा एंगल है वही आंसर, चाहे वो क्लॉकवाइज आ रहा हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। ए और बी के बीच में एक छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा भाई 60, ये हो जाएगा, स्मॉल एंगल 60 है ना इसके बीच का, तो 60 और इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल कितने डायरेक्शन के बीच है ना, इधर है ना, तो ये 60 आई बात में। अब जैसे देखो ये तो एकदम आसान सा एग्जांपल है ना, अब कुछ इस तरह का लेते हैं जहां पर थोड़ी तकलीफ होगी आपको, इस तरह से, और ये एंगल ले लिया 30। अब पूछा गया बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, बताओ क्या होगा ए और बी के बीच में एंगल, हमेशा इसका वेक्टर्स के बीच के एंगल में हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल लिखते हैं वेक्टर्स के डायरेक्शंस के बीच। ये इधर ए का डायरेक्शन है, यहां देखो ध्यान से, ए का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन किधर है, ये है ना बी का डायरेक्शन, अरे आया समझ, तो ये बी और इधर ए, इधर ये इनके बीच का स्मॉल एंगल होगा, इधर ये तो बी दिख रहा है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये ए और बी के बीच का एंगल है ना। दूसरा एंगल ए और बी के बीच का ये वाला दोनों के, ये बड़ा एंगल होगा ना, कौन सा एंगल लेंगे, छोटा है ना, हमेशा 180 से कम मारेंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे ये लाइन दिख रही है पूरी लाइन, ये टोटल एंगल कितना होगा 180, ये कितना है 30, ये कितना हो जाएगा 150 होगा ना। ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 150। आई बात, हमेशा वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल, हमेशा वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल ऑलवेज, है ना। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा टॉपिक फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जिन लोगों ने कल के लेक्चर, कल का लाइव लेक्चर किया है ना, लिखा है उनको ऑलरेडी लिखा है, एक चीज बार-बार करें। जिन लोगों ने नहीं किया तो है ना, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। उसमें सबसे पहले ग्रेड डायग्राम बना देना, वेक्टर्स के इस पॉइंट को कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको मानिए, इसको टर्मिनल, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ये देखा, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन vector A and vector B. Find angle between vector A and vector B. क्वेश्चन अलग लिखना और डायग्राम अलग बनाना है, ऐसे नहीं कि एक ही जैसे पर ये सब कुछ है ना। जैसे ये जो हमने अलग से ड्राइंग की और लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन था कि फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, है ना, ये क्वेश्चन ड्रॉ करो, फिर इसके नीचे आंसर का डायग्राम, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या है ना। ये क्वेश्चन था, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से दिए गए और ये एंगल कितना दिया गया था 20 डिग्री, और क्वेश्चन क्या था, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन का डायग्राम याद है, कैसा था सॉल्यूशन का डायग्राम, कर लोगे ना टॉपिक से, क्या आने का मन नहीं था क्या, घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया क्या, है? नहीं, फिर नहीं, मतलब ऐसा दुखी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। करो जल्दी फटाफट सॉल्व, खुद से डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन का डायग्राम और आंसर का डायग्राम दोनों अलग है, सेम क्वेश्चन का डायग्राम अलग है, आंसर का डायग्राम खुद से ड्रॉ करोगे इसका। कितना है यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी, कितना है 150। अब यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको उसमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में। देखो वेक्टर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये क्या है टेन और ये है ना। तीसरा क्वेश्चन है ना ये,
क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना है और आंसर का अलग, दोनों साथ में प्रॉपर करो, कुछ सॉल्व करो, है ना। ए और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल लिखना है, राइट। ध्यान देना आपको ए और बी के बीच का डायरेक्शन क्या है। वी ऑलवेज राइट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब यहां पे डायरेक्शन को लिखना है, ठीक है। तो देखो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है ना, तो वेक्टर ए का इस तरह, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है ना, और बी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल, एक तो ये एंगल हो सकता है और एक ये हो सकता है, दिख रहा है। ये बड़ा वाला एंगल होगा ना, ये छोटा एंगल होगा, है ना, ये एंगल, ठीक है। ये आपका क्या वेक्टर बी है ना, और ये आपका वेक्टर कितना एंगल, ये एंगल है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल, कितना एंगल 120। डायग्राम ड्रॉ करके ऊपर को दिखेगा ये ए और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल है ना, ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन है ना, दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल है ना 120। एक और तरीके से आप ये एंगल्स हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो। देखो वेक्टर्स को इस तरह से डिस्प्लेस करो, है ना। एक और मेथड बता, वेक्टर्स के बीच का एंगल तब लिखो जब वेक्टर्स का टेल कोइंसाइड होना हो। क्या कोइंसाइड होना हो, टेल। जब वेक्टर्स के टेल आपस में मिल रहे हो तब उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल देखो कैसे, इसको अप्लाई करके बताता हूं इसी क्वेश्चन। अब देखो यहां पर जब मैंने देखा ये डायग्राम, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया मुझे, मैं इसका डायग्राम देखा, तो यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का क्या चीज मिल रहा है, टेल या हेड। इस दोनों वेक्टर का क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, टेल मिल रहा है, हेड। इसका भी हेड और इसका भी हेड यहां पे कोइंसाइड कर रहा है, तो आप एंगल नहीं लिख सकते। आप एंगल कब लिखोगे, आप कब एंगल उनके बीच का ढूंढोगे जब दोनों का, इसका टेल कहां है, या इसका टेल कहां है, अब इन दोनों को कोइंसाइड करना, मिलाना। किस तरह से मिलाना है कि इनका डायरेक्शन आप चेंज ना करो, बिना इनके डायरेक्शन को चेंज किए, बिना इनके डायरेक्शन को चेंज किए आपको इनके टेल को क्या करवाना है, कोइंसाइड। तो कैसे कोइंसाइड कराओगे, तो देखो ये ए है और ये मान लो बी है ना, मैं ए को आगे खींचता हूं ऐसे और बी को यहां से खींचता हूं, दिख रहा है, मिल गया ना टेल। ए को आगे खींचता हूं इस तरह से, यहां लेके आगे ए, दिख रहा है, आगे लेके यहां पे टेल आ गया ना, बी को इसी डायरेक्शन में बी को आगे खींचता हूं बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो ये हो जाएगा ना बी। अब देखो अभी दोनों का क्या कोइंसाइड कर रहा है, ए और बी का भी क्या कोइंसाइड कर रहा है, टेल कर रहा है ना। तो अब ए और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल, जब दोनों का क्या कोइंसाइड कर रहा हूं, टेल, तब ए और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। तो ये 120 है, वर्टिकल की ऑपोजिट ये क्या आएगा 120। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन, यहां ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है, हम नहीं लिख सकते, दोनों का क्या कोइंसाइड करना चाहिए, टेल। तो क्या करें यहां पर, बी का टेल जो है यहां पर, ए को क्या करें आगे किसका, तो ए का भी टेल यहां आ जाएगा, ये आ गया, इसका टेल इसको आगे, ये आ गया। अभी बी और ए दोनों का टेल यहां पे कोइंसाइड कर रहा है ना, ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल, ये टोटल एंगल कितना होगा 180। ए को इसी लाइन के अलॉन्ग हमने डिस्प्लेस किया है ना, ये एंगल 180 होगा, ये 120 है, ये कितना होगा 60। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया 60। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। angle between vector A and
120 डिग्री, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। है ना, इस तरह से फाइनली लिख लेना, ठीक है, कि कितना एंगल आया, वरना बाद में पता नहीं चलेगा कि 120 है कि 60 है कि एंगल इसमें सही वाला आंसर कौन सा है, ठीक है। तो एक नई चीज हमने इसमें क्या सीखी कि भाई वेक्टर्स के बीच का एंगल तब देखो जब उसका टेल कोइंसाइड कर रहा हो। क्या कोइंसाइड कर रहा हो? जब दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड कर रहे हो आपस में, तब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल देखो क्या है, वही होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। और टेल कोइंसाइड करवाने के लिए आप वेक्टर को उसकी जगह से, है ना, मूव करा सकते हो, डिस्प्लेस करा सकते हो, सच है कि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज ना, है ना। जैसे मुझे मान लो कि इसके यहां पर इसको कोइंसाइड करवाना था, ऐसा नहीं कि बी को ऐसे पलट के ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते बिना वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज किए, है ना। आपको उसके टेल्स को कोइंसाइड करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 4 बार सही सही आंसर बताना समझो। ये टेल है ना, ये इसका टेल, ये का टेल और ये बी का टेल। बताओ सॉल्व करो। किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, है ना, एकदम सही आंसर कैलकुलेट करो। देखो इस डायग्राम में ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है ना, तो मैं एंगल नहीं लिख सकते, दोनों का क्या कोइंसाइड करना चाहिए? टेल। तो बी का टेल जो है यहाँ अपने को ए के टेल को यहां लाना, कैसे लाएंगे? ए को क्या करें, ऐसे आगे ए का टेल यहां आ जाएगा, तो ए को आगे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये बन गया ए और ये आ गया ए का यहां पर टेल। अब देखो ए का डायरेक्शन किधर है? इधर। बी का डायरेक्शन किधर है? इधर। क्या होगा ए और बी के बीच का एंगल कौन सा लिखे? एक तो ए और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल ये लिख सकते हैं ना, बट ये बड़ा एंगल होगा ना, ये वाला एंगल छोटा होगा, ये देखिए। अब ये टोटल एंगल कितना होगा? 180। ये कितना? 120, है ना। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? 120। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 120। यहां पर कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं, है ना। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आई बात समझ लो।
है ना। अब जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे सोचेंगे मैं चलो ऐसा कुछ करते हैं 180 डिग्री से ज्यादा है तो समझना, मान लो ये वेक्टर ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ठीक है, इधर इधर गैप है ना वो क्या है L, वो हेड, जिधर गैप है वो क्या है और ये क्या है ठीक है। अभी दोनों के बीच एंगल क्या है, अभी दोनों के बीच एंगल क्या है, तो दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है ना, ठीक है। अभी क्या दोनों के बीच एंगल 0, अभी इंक्रीज कर रहे तो 0 से बढ़ रहा है ना, 20 30 40 60 होते होते अभी कितना हो गया 90 हो गया, अभी 90 से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 90 से कितना हो गया 180। अब जैसे इसको नीचे ले जाएंगे क्या ये एंगल बढ़ेगा, वेक्टर के बीच का एंगल क्या बढ़ गया, अब ये वाला एंगल नहीं लेंगे है ना, कौन सा लेंगे नीचे वाला। अरे बात क्यों, क्योंकि हमेशा छोटा वाला है ना, दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ये वाला एंगल लेंगे ठीक है। तो अगेन इसके बीच का एंगल हमेशा मैक्सिमम क्या होता है 1, ऐसे करोगे तो ये वाला एंगल और यहां से नीचे ले गए तो फिर हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑलवेज है ना। यहां पर क्या है आंसर 150 है ना। क्या करेंगे एक को आगे किसका देते हैं ना, क्या आएगा ये और ये पॉइंट कोइंसाइड करता है, उसका टेल होता है ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच का कितना आ जाएगा 150 ठीक है। तो लिख लो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 150 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 150 डिग्री। अब आप एंगल निकालना सबसे कम सीखते है ना, वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है। आप एक नोट बना करके बात लिख लो कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज लेस देन 180 है ना, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज लेस देन 180, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज less than 180 degree. Angle between any two vectors will be always less than 180 degree. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होगा ठीक है। स्टार्ट करेंगे इसके बाद ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, लेकिन अभी अपने पास टाइम इतना स्टार्ट करें इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ कब यूज करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, कितने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर्स के लिए ये लॉ यूज करते हैं। तीन वेक्टर होगा तो यूज नहीं कर सकते, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स। This it is used to add
two vectors. It is used to add two vectors. It is used to add two vectors. It is used to add two vectors. क्लियर? बिल्कुल डायग्राम बना ना, पढ़ने करते टाइम नहीं स्टार्ट करूंगा तो पूरा डेडिकेशन है ना, बीच में छोड़ना पड़ेगा। डेडिकेशन करके स्टार्ट किया तो पूरा खत्म हो गया, सेम डे तो सही है, आधा कैलकुलेशन आज करवा देता हूं, बट इसके बाद कुछ भेज रहे हैं तो पढ़ लेंगे। ये वेक्टर का ये जो लॉ है कैसे मतलब काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये हो गया वेक्टर ए है ना, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और इधर से ड्रॉ कर दिया हमने क्या वेक्टर बी। तो ये बताओ a प्लस बी क्या होगा? सी होगा, बट मतलब किधर होगा? सी होगा किधर? सी किधर होगा? तो इसका ये ज्योमेट्री ऐसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, ये पहले वाले वेक्टर का टेन और दूसरे वाले वेक्टर का हेड, दोनों को क्या करो ज्वाइन, तो ए इसको ज्वाइन किया है ना। तो ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, ए और बी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेक्टर ये कहता है कि आप यहां से यहां पहुंच जाओ, और वेक्टर भी क्या बोलता है यहां से यहां चलेगा। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये हुआ, ये होगा a प्लस बी, है ना, ये क्या होगा a प्लस बी। अगर मैं इसको बोल देता हूं वेक्टर सी, तो मैं क्या लिखूंगा कि वेक्टर सी जो है किसके बराबर है? वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, और यही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। दिस इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट यहाँ पर अब जैसे a का मैग्नीट्यूड पता हो, b का मैग्नीट्यूड पता हो, तो c का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। a और b के बीच का जैसे एंगल बता दिया है ना, तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, c का a के साथ एंगल कितना बनेगा, तो ये सब उसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। बहुत सारे मतलब तरीके से इसको ना हम लिख सकते हैं ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वेक्टर भी है ना, अब बताओ वेक्टर सी किधर होगा, कैसे बताया, क्या करना है, a प्लस बी लिख रहे हैं ना, तो a का और b का दोनों को क्या करो, है ना, ये 10 और ये है ना, ये हो गया सी। तो क्या लिखोगे, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये होगा कि वेक्टर a और वेक्टर b है ना, दोनों मिलकर जितना कंबाइंड इफेक्ट देंगे वो अकेला उतना सी देगा। आप वेक्टर a को यूज करोगे तो यहां से यहां जाओगे, है ना, फिर b को यूज करके यहां से यहां पहुंचोगे, तो a प्लस b आपको जहां ले जाएगा c सीधे वही देगा। आइए बात, ये मीनिंग होता है ना रिजल्टेंट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। c इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, है ना, c इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, ठीक है। यही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने वेक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के लिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स, ठीक है। कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके लिए नीचे लिख सकते हैं,
बस डायरेक्शन का वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। मान लो A प्लस B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री। एंगल थोड़ी ना ऐड कर रहे हो, एंगल थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि जहां से चले थे इन तीनों वेक्टर्स को यूज करके वापस वही पहुंचे। वेक्टर ये क्या कहता है, यहां से यहां जाओ, फिर बी क्या कहता है, यहां फिर सी, जहां से चले थे वही पहुंच गए, है ना। ये इनिशियल है और यही तो कोई वेक्टर बनेगा क्या? मैं इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, कोई वेक्टर नहीं बनेगा। वेक्टर की लेंथ क्या, जो वेक्टर बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी 0, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, दिस विल बी नल वेक्टर। क्या होगा, दिस विल बी नल वेक्टर, क्योंकि आप तीन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, आपको वेक्टर ही मिलेगा ना। मीनिंग उसका 0 ही है ना, मीनिंग उसका क्या है 0 है ना। बट वेक्टर की तरह लिख देते हैं ना कि बुरा ना लगे इसको। वे वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, बीच में स्केलर कहां से आ गया, क्यों जाएगा ना, दूसरी बिरादरी का है तो अच्छा लगेगा ना उसे। आपस में वेक्टर्स में भाई भाई बीच में स्केलर घुस जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नल वेक्टर क्या बोलते हैं इसको, नल वेक्टर। A प्लस B प्लस C तो यही सारी चीजें है ना, इसी में बस हम लोग का ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे कि भाई A और B को ऐड किया तो C आ गया, बात तो सही है। A का मैग्नीट्यूड दे देगा, B का मैग्नीट्यूड दे देगा, है ना, ये एंगल वगैरह दे देगा A और B के बीच का। बोलेगा बताओ C का मैग्नीट्यूड कितना है, C का डायरेक्शन क्या है, C के साथ कितने का एंगल बना रहा है ना। यही सारी चीजें से मैथमेटिक्स आ जाती है जो कि आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ेंगे, है ना। ये सब बेसिक एनालिसिस हो गया, राइट।